नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज जो पेपर 5 हुआ है यूपी पीसीएस का, उसका ये पेपर है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 10 दिन हमने पेपर 5 की क्लास करवाई थी। 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन कराए गए थे और उस 40 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन यहीं से मिल गए हैं। इसका प्रूफ हमने टेलीग्राम पे दे दिया है और टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 2024 मीन्स आंसर राइटिंग भी चल रहा है वहाँ पे। तो फिलहाल पहले हम यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। ये नॉर्मल चीज़ आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 10 तक 8 मार्क्स का होता है और 11 से 20 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 12 मार्क्स के होते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी मार्क्ड हैं ये क्वेश्चन हमारे उससे आए थे आंसर राइटिंग से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सिंपली इसमें महाधिवक्ता का बारे में बताना है, जैसे कि पूछ रहा है नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको ध्यान होगा कि संविधान में अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को सलाह देते हैं और उस आधार पर राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। साथ ही साथ ये जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको बतानी थी, कैसे नियुक्ति होती है, साथ ही साथ इसके कारोबार बताना था। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आर्टिकल का प्रयोग अच्छे से करें, उसके साथ साथ संवैधानिक भाषा जो है और साथ ही संवैधानिक रिकमेंडेशन इसको यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। ये क्वेश्चन हमने करवाया था आपका पेपर 2 जब हम करा रहे थे पॉलिटी वाले सेक्शन पे, तो उसमें करवाया था। तो क्षेत्रीय दल बेसिकली अगर इनकी बात करें कि क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे रीजनल पार्टी होती है। जैसे कि इस समय रीजनल पार्टी अगर मैं बात करूँ कि सपा होगी, जिनका मतलब देश भर में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कुछ राज्यों में होता है, कुछ विशेष क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे आपको उसके महत्व बताने। महत्व क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला महत्व हो गया कि जैसे संघवाद को ये मजबूत करता है, ठीक है। क्षेत्रीय दल क्या करता है कि क्षेत्रीय हितों और जो क्षेत्रीय चिंताएं होती है मान लीजिए उसकी आवाज को देकर संघवाद को मजबूत करने का कार्य करता है। क्षेत्र विशेष की समस्याओं को जो है वो क्षेत्र विशेष की समस्याओं को उठाता है। इसके अलावा क्या करता है, क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करता है। ये इसी चीज में आप इसको समझ सकते हैं। फिर मान लीजिए कुछ विशेष क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया है या आपका नीचे साउथ का कुछ एरिया है जो कोस्टल एरिया है, तो पड़े हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ये क्षेत्रीय वृद्धि करती है। उसके अलावा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं। राजनीति को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हुए कि कई सारी पार्टीज आ जाती हैं, कई सारी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं और ये रीजनल पार्टीज अपने अपने क्षेत्रों के लिए काम करती है। लेकिन जो आप पूछ रहा है, ये डायरेक्ट भले ही महत्व पूछा है, लेकिन आपको इसके कुछ नुकसान बताने हैं। मतलब इसके कुछ प्रभाव हानिकारक भी होते हैं। नकारात्मक बेसिकली कह सकते हैं कि एक चुनौतियां होती हैं। तो वो चुनौतियां क्या क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर वरीयता देना। जब ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर वरीयता देने लगते हैं तो देश की एकता अखंडता पर चोट पहुंचती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स के लिए आप चाहे तो पुराने यूपीए का दे सकते हैं, उससे पहले जो अटल जी की गवर्नमेंट थी उसका दे सकते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन करना है। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए, ये हमने करवाया था। इसमें आप डिफरेंट जैसे यूपी का मैप बनाएं और उस मैप के अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ें इसको बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप इसमें कई सर्किट होता है, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, जितने भी सर्किट है उसको डालें। आप बनारस का क्षेत्र डालें, मथुरा का डालें, फिर उसको जोड़ते रहे, इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से जोड़ें, हर तरह से जोड़ें। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या की, जिसको भी मैंने बोला करवाया हुआ है। इसमें आपको इंडिया का यूपी का मैप बनाए, उस पर आप जैसे इंटरनेशनल टाइप आपको दिखाना है तो यहाँ पे नेपाल वाला बॉर्डर दिखा दें, जो ये है नेपाल वाला बॉर्डर दिखा दें। उसके अलावा आपको दिल्ली एनसीआर हो गया, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर हो गया, फिर इधर का राजस्थान हो गया, ये एरिया हो गया, और जो इधर का बिहार झारखंड, मतलब आप इधर का नक्सल वाला एरिया हो गया, इधर आपका ड्रग्स वाला अगर आपको दिखाना मानव तस्करी ड्रग्स,
इस तरह से ये दिखाना। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया था, विद इन मैप करवाया है, ये भी विद इन मैप। मेरा कोशिश हमारी यही रहती है, जो भी टच सीरीज ज्वाइन की वो जानते हैं, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे आना। आप वहाँ पे आएंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के स्मारकों के वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये हमने डायरेक्ट तो नहीं कराया है, लेकिन हमने मुगल काल के हिसाब से करा दिया था। मुगल पीरियड जो था उसके हिसाब से हमने कराया था उसको। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरे स्थलों की पहचान कीजिए, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। ये करवाया है हमने, ये हमने यूपी में भी करवाया है, और ये हमने पेपर 3 में भी करवाया है। पेपर 3 या 2 जिसमें भी आता है वो हम करवा चुके हैं उसको। उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका को बताना है। तो मुख्य सचिव की भूमिका को यहाँ बताते हैं, ये जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा अच्छा किया होगा, या ना भी हो तो अच्छा किया ही होगा। जैसे अगर बात करें मुख्य सचिव की, तो ये सबसे जो सिविल सेवकों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो होता है वो आपका चीफ सेक्रेटरी होता है। और अगर बात करें इसके काम की, तो राज्य प्रशासन के सभी मामलों में मुख्यमंत्री को सलाह देता है। ठीक है, सीएम को ये सलाह देता है, या आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बेसिकली प्रशासन में, तो हम यहाँ प्रशासन में थोड़ा बहुत शासन का बता सकते हैं, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, ये एजेंडा तैयार करता है। राज्य के सभी विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन जो है ये स्थापित करता है। उसके यहाँ शॉर्ट शॉर्ट डायग्राम भी बना सकते हैं, डिपार्टमेंट्स का नाम करके कोऑर्डिनेट कर सकता है। राज्य सिविल जो बोर्ड होता है आपका, स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड, उसका ये अध्यक्ष होता है, उसका नेतृत्व करता है। सिविल सेवकों की भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण का जिम्मेदार होता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कोई मान लीजिए बैठक हो रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो उसमें राज्य सरकार का ये रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के समय राज्य सरकार के संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जितने भी जिले के जितने भी राज्य के अधिकारी होते हैं उनका संरक्षक होता है। यदि कोई अधिकारी किसी काम को करते वक्त घायल हो जाता है या उसके ऊपर कोई आरोप लगते हैं, तो ये उसके संदर्भ में उसको चेक करता है, उनकी बातें सुनता है, उनको मौका देता है। ये सारी चीज़ें मुख्य सचिव करता है। इसके अलावा आपने इसको कुछ नेगेटिव पॉइंट बताना है, क्योंकि एग्जामिन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉइंट आप बता सकते हैं, जैसे सीएम के साथ हो गया। उसके अलावा एक व्यक्ति पर इतनी अत्यधिक शक्ति का होना हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अधिकतर चीफ सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री अपने पसंद का चुनते हैं, जो उनको पसंद आता है, तो वहाँ पे कास्टिज्म्स और चमचागिरी टाइप होती है, चापलूसी, जो उनको समझ में आता है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। रिलेशंस का कैसा रहा है, पदों अत्यधिक शक्तियों का, एक व्यक्ति का अधिक शक्तियों में ना, कार्यभार बहुत कम होना, मान लीजिए 8 महीना है, 1 साल है, ऐसा है, तो उस व्यक्ति को बहुत काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालना, क्या है उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है। ये भी हमने करवाया है, लेकिन मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं डायरेक्ट करवाया हूँ, लेकिन करवा चुके हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस करवाए हैं और ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर करवाए हैं, इसको जोड़ के है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है, विवेचना कीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका, ये हमने डायरेक्ट करवाया है। एसटीएफ के बारे में संगठित अपराध को भी हमने वहाँ पे समझाया था, संगठित अपराध क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई महिला जा रही है, एक व्यक्ति आता है, उसका पर्स छीन के भाग जाता है, तो ये एक तरह का अपराध है। लेकिन सपोज कोई महिला जा रही है और व्यक्ति का कुछ संगठन है, उस संगठन का यही काम ही है कि शहर में जितनी महिलाएं, जितने आदमी, जितने पुरुष जो भी जा रहे हों, उनसे उनका सामान छीनना, चोरी करना, डकैती करना, तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसमें लोग सम्मिलित हैं। तो संगठित अपराध, उसको जोड़ना है एसटीएफ से। एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। 1857 के स्वातंत्र समर में, ये भी हमने कराया है, योद्धाओं के योगदान जब भी कराए, ये भी डायग्राम भी कराया है कि आप पहले मैप बनाओ यूपी का, उसके बाद आप यहाँ पे दिखाओ कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ है, कौन कौन नेता है, उसके आधार पर आप बताएं
कॉपी भी आप देख सकते हैं, वहाँ होगी टेलीग्राम लिंक पे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए वगैरह है। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों पर परीक्षा कीजिए। इसमें 7-8 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट आए हैं, जो कि डायरेक्ट एज इट इज है। उसके अलावा जो 3-4 क्वेश्चन है वो कॉपी के रिमार्क्स में बहुत आराम से मिल गए, या आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं जो 2023 में दे रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगा, 2024 अगर किसी को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो जल्द से जल्द शुरू करें। आमतौर पे होता क्या है कि साल भर आप खुद देखो, आप अपने आप को देखो कि आप साल भर में करते क्या हो। आपका जो रेशियो होता है ना, वही होता है। और कई कई लोग का ये भी नहीं होता। मतलब आप साल भर प्री पढ़ते हो, मेंस के लिए शायद 25% पढ़ते हो, या वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दिक्कत तो होगा ही। प्री निकलना बहुत आवश्यक है। प्री निकलने के बाद अगर मेंस नहीं निकलता है तो आपकी उम्र का और इजाफा हो सकता है और लेट सिलेक्शन होगा, इसलिए इसको करते रहिए। तो यहाँ 2024 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस किया जाता है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप बेसिस चीज़ें बताई जाती हैं आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। फीस जो है भौतिका में 1 महीने की 500 रुपये है, 3 महीने की 1200 रुपये है, 6 महीने की 2200 रुपये है। जो भी प्लान अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि टेलीग्राम पे आएँ, टेलीग्राम उसको ज्वाइन करें, यहीं आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।